ओके, तो इस लेक्चर में हम जो डिस्कशन हमारा चल रहा था रिगार्डिंग AC circuits, when an AC source is going to be connected to a capacitor or to an inductor or to a resistor, तो क्या बिहेवियर उसका हो सकता है, उसी का सीक्वेंस इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। रादर ऐसा कह लीजिए कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को जोड़ने की बजाय अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ें और इन्हें सीरीज में ले आए, LCR इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, तीनों को सीरीज में जोड़ें, तो फिर इनका कॉमन बिहेवियर कैसा होगा और फिर चीजें किस प्रोस्पेक्टिव में देखी जाएंगी, कैसे फेज डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। नाउ बिफोर वी गो टू दिस डिस्कशन, थोड़ा सा मैं रिवीजन आपके सामने रखता हूं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे अभी आप मुझे बता ही रहे थे, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो करंट और EMF में कोई फेज डिफरेंस हम ऑब्जर्व करते हैं? यस? नो। तो रेजिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर फेज डिफरेंस नहीं होता है। और अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो कौन आगे कौन पीछे? करंट। यस, इंडक्टर में करंट नहीं, EMF लीड करेगा, करेक्ट है। इंडक्टर में EMF लीड करेगा π/2 से, और इसमें बाकायदा एक इंडक्टिव रिएक्टेंस डेवलप होगा जिसे हम कहते हैं XL। और अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा π/2 यानी कि 90 डिग्री से, और इसमें एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस डेवलप हो जाएगा। तो ये सारा डिस्कशन हमारा कल हो गया था। अब आज के इस लेक्चर में हमें कंटिन्यू करना है इस बात को समझते हुए कि इफ वी अटैच इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन सीरीज टू अ कॉमन AC सोर्स, तो फिर बिहेवियर क्या होगा। लेट्स हैव इट्स डिस्कशन। सबसे पहले मैंने एक इंडक्टर ले लिया, एक कॉइल, सेल्फ जिसका इंडक्टेंस जो है वो L है। इसके साथ मैं जोड़ देता हूं एक कैपेसिटर, हम कह सकते हैं इसकी अपनी कैपेसिटी C है। इसके साथ हम जोड़ देते हैं एक रेजिस्टर जिसका मैग्नीट्यूड है R, जिसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू है R। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है सीरीज में कनेक्ट करके हम AC सोर्स के साथ अटैच कर देते हैं। AC EMF या AC करंट जो भी होगा उसके साथ हम इसे अटैच कर देते हैं, लाइक दिस। ओके, बेटा सोचने वाली बात है कि हर एक जो कंपोनेंट है ना वो अपना अपना इंडिविजुअल बिहेवियर दिखाएगा। अगर हम सिर्फ इंडक्टर की बात करते हैं तो वो EMF को आगे करेगा 90 डिग्री से। अगर हम सिर्फ कैपेसिटर की बात करते हैं तो वो करंट को लीड करवाएगा जबकि वो EMF को लैग करवाएगा। तो करंट लीडिंग क्राइटेरिया कैपेसिटर में डेवलप हो जाएगा 90 डिग्री वाला। और रेजिस्टेंस ना तो करंट को सपोर्ट करेगा और ना ही EMF को लीड करवाएगा, कुछ नहीं, वो नॉर्मली दोनों को जैसे होते हैं वैसे होने देगा, कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं कराएगा। तो इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट क्या हो सकता है, जरा सोचिए। इंडक्टर ने क्या करना है? EMF को लीड कराना है, जबकि कैपेसिटर ने क्या करना है? EMF को लैग कराना है और करंट को लीड कराना है। मतलब इंडक्टर का काम कैपेसिटर के काम के अगेंस्ट है। इंडक्टर का बिहेवियर कह सकते हो तुम कैपेसिटर के बिहेवियर के उल्टा है। इंडक्टर में करंट लैग करेगा जबकि कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। Am I correct? Yes or no? तो जरा सोचिए कि अगर ये तीनों एक साथ कनेक्ट हो गए तो हमें आउटपुट क्या मिल सकता है। हालांकि ये पूरा लेक्चर मैं डिस्कशन करने वाला हूं, बट मैं फर्स्ट हैंड ओपिनियन आपके क्या है लेना चाहता हूं। इस बात को समझिए, रेजिस्टेंस कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं कराएगा, कैपेसिटर करंट को लीड कराएगा और EMF को लैग कराएगा, इंडक्टर करंट को लैग कराएगा और EMF को लीड कराएगा। तो कंबाइन इफेक्ट क्या होगा?
सोचिए, बोलिए करंट जरा प्लस जल्दी से। करंट प्लस आप समझ रहे हैं या पता नहीं मुझे, मतलब किस एंगल से आप इसे देख रहे हैं? देखिए गौर से सुनिए, सेम हो जाएगा। रेजिस्टेंस ना तो ईएमएफ को लीड कराएगा ना करंट को लीड कराएगा, कुछ नहीं, जैसे हैं वैसे। ये कैपेसिटर क्या करेगा? करंट को आगे करेगा, ईएमएफ को पीछे करेगा। इंडक्टर क्या करेगा? ईएमएफ को आगे, ईएमएफ को आगे करेगा, करंट को पीछे करेगा। तो इन तीनों को साथ में जोड़ा तो ये कुछ नहीं कर रहा है। कैपेसिटर जो भी कर रहा है, इंडक्टर उसका उल्टा कर रहा है। तो कंबाइन इफेक्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स फर्स्ट हैंड जो ओपिनियन बनाते हैं वो यही बनाते हैं कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे सोचने लगते हैं इंडक्टर में से ईएमएफ जो जा रहा है अगर वो आगे लीड हो गया तो कैपेसिटर में वो लैग हो जाएगा। तो इंडक्टर ने जितना आगे किया कैपेसिटर ने उसे उतना ही पीछे किया, सब कुछ ले दे के बराबर हो गया, है ना? ऐसा ओपिनियन बनता है ना, समझ रहे हो बात? क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस थोड़ा सा बेटा जल्दी रिस्पॉन्स करो आप, मतलब ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। आप लोग अगर देर लगाएंगे बोलने में तो फिर टाइम भी कंज्यूम होगा और इट्स नॉट गुड। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो ये बनेगा, या हमें फर्स्ट जो थॉट आएगा वो ऐसा आएगा, यार इंडक्टर के इफेक्ट को कैपेसिटर कैंसिल कर देगा, रेजिस्टेंस तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के इफेक्ट आपस में कैंसिल हो गए और फाइनली हमें एक ऐसी सिचुएशन मिली जिसमें ना तो करंट लीड करेगा ना ही ईएमएफ लीड करेगा। ये आपका कहना या ऐसे सोचना कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक कंडीशनली ये करेक्ट है। हमेशा एग्जैक्टली ऐसा होगा जरूरी नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल डिस्कशन कि इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं बच्चों ऐसे सोचूंगा कि ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए इन तीनों में करंट सेम जाएगा। ये फंडामेंटल करंट इलेक्ट्रिसिटी का रूल तो आपको याद होगा कि जब कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनमें से जो करंट फ्लो करता है वो एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का होता है। करेक्ट है बात? ऐसा Yes, हो सकता है कि इंडक्टर में जो ईएमएफ डेवलप हो उसे हम कहें लें ईएल, कैपेसिटर में जो ईएमएफ डेवलप हो हम उसे कहें ईसी, और ईएमएफ जो रेजिस्टेंस में डेवलप हो हम उसे कहें ईआर। ठीक है, अब एक और रॉन्ग प्रोसेस ऑफ थॉट यहां पे आता है कि भैया सीरीज में करंट सेम होता है तो टोटल ईएमएफ सीरीज में ऐसे ऐड हो जाता है। तो कई बार स्टूडेंट ऐसे भी कहने लग जाते हैं कि E इज इक्वल टू EL प्लस EC प्लस ER। करेक्ट लग रहा है लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग क्राइटेरिया है, ये पूरी तरीके से गलत क्राइटेरिया है, याद रखें इसे। ऐसा नहीं किया जाता, एसी सर्किट में ऐसा नहीं होता है। ओके, डीसी में ऐसे किया जाता है और इस तरीके के कैलकुलेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते वक्त कैपेसिटर के अक्रॉस किए, इस तरीके के कैलकुलेशन हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते वक्त रेजिस्टेंस के अक्रॉस किए। लेकिन एसी सर्किट में ऐसे ईएमएफ डायरेक्ट जोड़े नहीं जाते हैं क्योंकि यहां पर फेज डिफरेंसेस का अपना खुद का कुछ रोल है। ईएल ईसी के मुकाबले में आगे है, लीडिंग ईएमएफ है, ये लैगिंग ईएमएफ है, ये नॉर्मल ईएमएफ है जैसा होना चाहिए वैसे। ओके, तो यहां सारे कैलकुलेशन वेक्टोरियली किए जाएंगे। कीप इन माइंड, ईएमएफ और करंट से रिलेटेड सारे कैलकुलेशन एसी सर्किट्स में वेक्टोरियली वेक्टर के रूल्स फॉलो करके किए जाएंगे। बात समझ में आई आपके? यस यस अब शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ई आर मैं कैसे लिखूं, तो आंसर बड़ा सिंपल है, I इंटू आर, जो भी करंट उसमें से जा रहा होगा, आई एम जस्ट यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अब आप मुझे बताएं कि मैं EL कैसे लिखूं और आप मुझे बताएं कि मैं EC कैसे लिखूं, केयरफुली बताएं, कम ऑन। I एक्सेल। वेरी गुड, शाबाश, मतलब पिछला लेक्चर याद है, I इंटू एक्सेल,
क्योंकि इंडक्टर का अपोजिंग टर्म जो है ना, रेजिस्टेंस वाला जो टर्म है ना इंडक्टर का, वो एक्सेल कहलाता है। एक्सेल कहते हैं उसे सिंबॉलिकली, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसी लॉजिक पर बताइए कैपेसिटर वाला ईएमएफ कैसे लिखूं? I into X. I इंटू एक्सी। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अब जैसे मैंने कहा कि हमें हर एक पॉसिबल कैलकुलेशन जो है ना वो वेक्टोरियली करना है। हम ऐसे मुंह उठाए सीधा ऐड करने लग गए, ऐसा नहीं होगा। लीडिंग लैगिंग वाले मामले हैं सारे यहाँ पे। तो एक बढ़िया सी वेक्टर डायग्राम हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर मैं ये कहता हूं कि I है, तो बेटा इसी डायरेक्शन में कौन होगा? सोचिए जरा, ER होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का बिहेवियर ये कहता है कि रेजिस्टेंस में कभी करंट और ईएमएफ में कोई लीडिंग या लैगिंग फिनोमेना डेवलप नहीं होता है। तो फेजर दोनों का साथ में आ गया। समझे नहीं समझे? अरे हाँ या ना? थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करें। अब मुझे आप बताओ, EL मैं कहां निकालूं और EC कहां निकालूं फेजर के हिसाब से? इंडक्टर का ईएमएफ लीडिंग होता है और कैपेसिटर का ईएमएफ लैगिंग होता है 90 डिग्री से। तो सोच समझ के बताइए मैं EL कहां निकालूं? ऊपर। वेरी गुड, शाबाश। मुझे EL ड्रॉ करना चाहिए ऐसे ऊपर की तरफ, ये हो गया EL। और अगर मैं बात EC की करता हूं तो मुझे EC ड्रॉ करना चाहिए ऐसे नीचे, ये हो गया EC। तो एक्चुअल सिचुएशन ये है। अब थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले हम लोग बात कर रहे थे ना कि इंडक्टर वाली सारी वर्किंग को या इंडक्टर वाले सारे बिहेवियर को कैपेसिटर वाला बिहेवियर कैंसिल कर देगा। तो बेटा कैंसिल हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। कब कैंसिल होगा पूरी तरीके से बताओ? दोनों इक्वल रहे। दोनों इक्वल होंगे तो। अब जरूरी थोड़ी है दोनों इक्वल हो। दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहां पर कुछ केसेस की डिजाइनिंग होती है, कुछ अलग अलग क्राइटेरिया हमारे सामने बनने लगते हैं, जिसके बिना पे हम ये तय करते हैं कि ईएमएफ लीड करेगा कि लैग करेगा। बेसिक डायग्राम ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठानी है। अगर एलसीआर सीरीज में आया तो ये मामला होने वाला है उसका, ये दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए, इसमें कोई कभी डाउट नहीं आना चाहिए। अब मैं इसके कुछ केसेस आपके सामने रखता हूं। क्राइटेरिया नंबर 1 शुरू करें। क्राइटेरिया नंबर 1, एक ऐसा सर्किट मैंने डिजाइन किया जिसमें मैं ये कहता हूं कि इंडक्टर वाला ईएमएफ कैपेसिटर वाले ईएमएफ से ज्यादा है। ठीक है, EL जो है वो EC से ज्यादा है। मैंने डिजाइन ऐसे किया बिकॉज मैं ऐसी वैल्यू L की चॉइस कर लूंगा या इस तरीके की वैल्यू C की चॉइस कर लूंगा कि ये मैनेज हो सकता है। अब मुझे ये बताओ कि EL EC से ज्यादा कब हो सकता है? तो मैं यहां आता हूं। EL का फॉर्मूला I XL, EC का फॉर्मूला I XL, दोनों में I तो है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि EL ज्यादा है और EC कम है तो इसका मतलब क्या है? एक्सेल ज्यादा है। हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब है XL इज ग्रेटर एज कंपेयर टू XC। इसका यही मतलब निकलता है साफ साफ। व्हाट माय पॉइंट? यस और नो? Yes. अब बेटा इस डायग्राम को दिमाग में बिठाना, अच्छे से दिमाग में बिठाना और सोचना, यहां कौन चला? ER, और साथ में I है। I तो कुछ भी दिक्कत नहीं कर रहा है, I जैसा है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझसे ये कहा जाए भाई I की इक्वेशन लिखो तो मैं लिख दूंगा भाई I0 sin ओमेगा t, नो इश्यूज। मामला तो खाली E का चल रहा ना, कौन आगे कौन पीछे। तो मैंने यहां सिर्फ E के लिए डायग्राम बनानी है। अब ये ER मैंने लिख दिया। अब मेरा क्लेम ये है कि EL ज्यादा है और EC कम है, तो ऊपर वाला वेक्टर बड़ा, नीचे वाला वेक्टर छोटा। बेटा अगर ऊपर वाला वेक्टर बड़ा है और नीचे वाला वेक्टर छोटा है तो बताइए नेट वैल्यू किधर जाएगी और कितनी होगी? सोचिए, ऊपर वाला वेक्टर बड़ा मैंने चॉइस किया, नीचे वाला वेक्टर छोटा, नेट वैल्यू किधर जाएगी? ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? और कितनी होगी बताइए? ऊपर जाएगी, शाबाश। और कितनी होगी? EL माइनस EC। बिल्कुल सही। नेट वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी मतलब लीडिंग फिनोमेना पे जाएगी, और EL माइनस EC जो भी डिफरेंस आएगा वो बनेगा।
तो ओवरऑल इस सिचुएशन से अगर मैंने सर्किट को डिजाइन किया तो मुझे फेजर डायग्राम ऐसी मिल रही है। अब मैं इसका सीधा साधा वेक्टर एडिशन कर रहा हूं, सीधा साधा वेक्टर एडिशन, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करने के बाद क्या मुझे नेट ईएमएफ इधर मिलेगा, सर्किट का नेट ईएमएफ मुझे इधर मिलेगा, क्या कहते हो? Yes, नो? क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं मेरे पास, तो सीधे सीधे मैंने वेक्टर एडिशन कर लिया। वेक्टर के रूल के हिसाब से बताइए कि मुझे क्या लिखना चाहिए। E इज इक्वल टू, वेक्टर रूल लगाइए और बताइए क्या लिखना चाहिए। हिंट बोलिए, ER फटाफट square. बोलिए। हाँ, ER स्क्वायर, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़िए, EL minus EC square. आगे बढ़िए। 2 ECEL. 2EL, वेरी गुड। सॉरी, 2ER, EL माइनस EC, आगे क्या? कॉस, आगे क्या? 90। अच्छा ये बताओ कॉस 90 कितना होता है? 0. कॉस 90 0 होता है, तो इस टर्म की कोई जरूरत है क्या? नहीं. नहीं है तो लिखो, कोई छोड़ दो, मिटा दो, कोई जरूरत नहीं। इतना ही आंसर आया। मतलब जो ईएमएफ डेवलप होगा सर्किट में वो ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अभी अभी बताया मैंने आपको, ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे आएगा। समझ आ रही है बात? ऐसा नो? Yes, sir. अब इसमें और एनालिसिस करते हैं बेटा, आ जाओ। E इज इक्वल टू, ER की अपनी इक्वेशन है, जैसे लिखा जा सकता है I R, और ये मुझे करना चाहिए इसका स्क्वायर, प्लस EL की अपनी इक्वेशन है I XL, EC की अपनी इक्वेशन है I XC, और ये हो गया इसका स्क्वायर। तो क्या मैं यहां से ये I कॉमन फैक्टर ले सकता हूं? कॉमन फैक्टर I ले सकता हूं? Yes. से बाहर। तो ब्रैकेट में क्या बच गया? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। सोचिए बच्चों, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। क्लियर? यस? Yes, sir. अब आप अपना दिमाग चलाइए और मुझे ये बताइए कि ये जो टर्म है, ये पूरा टर्म, ध्यान से सुनना, या इनफैक्ट ये पूरी इक्वेशन एज पर ओम्स लॉ लिखी जा रही है। V इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस वाला टर्म। गेटिंग इट? बेटा ऐसे ही होता है ना, V इज इक्वल टू IR होता है ना। अब यहाँ रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके के हैं, R अपने आप में एक अलग रेजिस्टेंस है, XL एक इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला फैक्टर है जो रेजिस्टेंस का काम करता है, जो अपोजिशन टू द करंट क्रिएट करता है। XC अपने आप में एक अपोजिशन वाला फैक्टर है वहां पे। तो नेट रेजिस्टेंस कितना है अगर मैं लिखना चाहता हूं, या नेट अपोजिंग फैक्टर अगर कितना है मैं ये लिखना चाहता हूं, तो वो R अकेला नहीं है, वो ये पूरा टर्म है। अब आप बोलेंगे सर आप ये कैसे पहचान रहे हैं? तो फॉर्मूला तो यही बनता है ना, E इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू I इंटू क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R। वो तो जनरल होता है। R का मतलब क्या होता है वहां पे? एक ऐसा टर्म जो सर्किट में करंट को अपोज करता है। तो यहां पर क्या वो वही टर्म बन रहा है जो सर्किट में करंट को अपोज करता है? देखिए, ये सर नो? Yes, sir. तो इस टर्म को एक खास नाम दिया जाता है, इस टर्म को हम कॉल करते हैं यहां Z, एक अलग से नाम देंगे इसको। That will be written mathematically as R square in bracket XL minus XC the whole square, और इस Z को हम कॉल करते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस नया नाम है, इम्पीडेंस। मुझसे पूछा जाए भाई इसका यूनिट क्या है, बोलो तो इसका यूनिट क्या होगा? वेरी गुड, इसका यूनिट आएगा ओम, क्योंकि ये वैसे ही बिहेवियर पर है जैसे कि किसी डीसी सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बड़ा आसान है मामला, इसे कहते हैं इंपीडेंस Z। व्हाट द पॉइंट? थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करें यार, कितना पूछ पूछ के थकते रहता हूं मैं। यस और नो? Yes, sir.
ओके, अब एक और मेन बात, सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होता है ना कि भाई कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो देखो, करंट तो यहाँ नीचे चल रहा था अपना साथ में, बेसिकली देखा जाए तो ये करंट का ही फेजर है ना, करंट का ही फेजर था ये एक्चुअली। नेट ईएमएफ अपना ये आ गया, नेट ईएमएफ ये आ गया। तब आप बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? नेट ईएमएफ कौन लीड कर रहा है? EMF ईएमएफ लीड कर रहा है। अच्छा, कितने से लीड कर रहा है? 90 से तो लीड नहीं कर रहा है, 90 से कम। 90 से कर रहा है क्या? कुछ और वैल्यू बन रही है। सिर्फ इंडक्टर रहेगा तो 90 डिग्री, सिर्फ कैपेसिटर रहेगा तो 90 डिग्री, इंडक्टर कैपेसिटर साथ में जोड़ोगे तो 90 से एक अलग वैल्यू आएगी। तो यहां एक पर्टिकुलर वैल्यू फेज एंगल की बन सकती है, इसे हम कहते हैं फाई। ठीक है, फाई। ओके, और हम ये डेफिनेटली कहेंगे कि यहाँ पे ईएमएफ लीड कर रहा है, और इक्वेशन ऑफ ईएमएफ हम लोग ऐसे बना सकते हैं, E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फेज एंगल फाई। ईएमएफ लीडिंग, ईएमएफ लीडिंग बाय फेज ऑफ 5 डिग्री, 5 रेडियन, व्हाटएवर यू से। अब एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भैया पता करो ये फाई कितना है। तो इसके अलग अलग फॉर्मूले मैं बना सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से मैं इन फॉर्मूलीज को लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, अब चूंकि मुझे यहाँ एक पर्टिकुलर ट्राइंगल मिल चुका है, ये वाला, तो इस ट्राइंगल में मैं सिंपली tan ऑफ फाई लिख देता हूँ। tan ऑफ फाई फॉर्मूले अच्छे से याद रहने चाहिए आपको। tan अपोजिट साइड, अब अपोजिट साइड क्या है? ये, तो मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है? EL माइनस EC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ER। अब इसे सिंपली थोड़ा सा सॉल्यूशन दे देते हैं, तो ये हो गया tan phi इज इक्वल टू EL का मतलब हो गया IXL माइनस ये हो गया IXC डिवाइडेड बाय ये ER का मतलब हो जाएगा IR। I फैक्टर आपने कॉमन ले लिया और आपने लिखा tan ऑफ phi इज इक्वल टू सिंपल वे XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। डन, ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है फेज निकालने का, सिंपली यूज द फंक्शन ऑफ cos ऑफ phi। cos ऑफ phi, cos phi क्या होता है? अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ये भी एक तरीका है, बट अगर मैं इसे और केयरफुली लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, cos ऑफ phi इज इक्वल टू ER का मतलब हो गया बेटा IR, और इस फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा IZ। देखा तुमने, क्योंकि ये फैक्टर पूरा मैंने Z बोल दिया है यहाँ पे। यस, yes तो हम नीचे E हटा करके लिख सकते हैं वहां पे IZ। I फैक्टर कैंसिल हो गया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ऐसे भी फाइनलाइज कर सकते हैं कि cos ऑफ phi इज इक्वल टू R बाई Z। ये भी एक तरीका है जिससे हम phi वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इफ यू हैव द नोन वैल्यूज ऑफ R एंड Z। ये पहला केस हो गया। अब मैं इसे बहुत स्लो पढ़ा चुका आपको, अब मैं थोड़ा तेजी यहाँ पे दिखाऊंगा। मुझे सेकंड केस समझना है। सेकंड केस में बिल्कुल इसका उल्टा कर देता हूं, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। सेकंड केस फटाफट बताएंगे आप मुझे। इफ यू मेक अ चॉइस ऑफ EL लेस देन EC, ये कब पॉसिबल होगा? फटाफट बोले। XL लेस देन EC। वेरी गुड, ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब XL लेस देन XC होगा। फेजर डायग्राम को मैनेज करें, EL ज्यादा है क्या EC ज्यादा है? अब EC ज्यादा है, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन किधर रिजल्ट करेगा? नीचे क्या ऊपर? नीचे। नीचे। कितनी वैल्यू? EC माइनस EL। वेरी गुड, EC माइनस EL। इधर कोई चेंजेस नहीं, ये ER जैसे का वैसा, और यहाँ ऑफ कोर्स इसके साथ I भी है। चुपचाप से इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर लिया मैंने। वेक्टर एडिशन करने के बाद क्या मुझे नेट EMF इधर मिला? E
सोच समझ के बताइए, अगर मैं ई लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? सोचिए समझिए। ER हाँ आगे क्या? EC minus EL आगे cos 90 20 लिखने की जरूरत है? नहीं। इसे फाइनलाइज करने के लिए अगर मैंने आई फैक्टर को कॉमन ले लिया बाहर, आई होप आप ये रिकॉल कर रहे हैं, क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल दी होल स्क्वायर। क्विकली बताइए ये टर्म क्या कहलाएगा? Z. जेड। जेड मतलब क्या? नाम बोले उसका Impedance. जेड का। इम्पिडेंस। इम्पिडेंस सर्किट में अपोजिशन। ठीक है, तो फाइनली क्या हम इसे ऐसे लिख पाएंगे? क्लियर हो रही है बात? Yes. यस। क्या फेज एंगल ऐसे उल्टा नीचे मेजर करना पड़ा? कौन लीड कौन लैग? फेज एंगल नीचे आया है, कौन लीड कौन लैग? Current lead. करंट लीड। और ईएमएफ Lag. लैग। ईएमएफ की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? E0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई। ईएमएफ क्या कर रहा है? लैग बाय फाई, या आप कह सकते हो करंट लीड बाय फाई। बात एक ही है, समझ आ रहा है? मतलब बेसिकली क्या है कि तुमको अगर ये वेक्टर डायग्राम दिमाग में बैठ गई तो जो भी सिचुएशन आएगी तुम उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। अब सोचो अगर मुझे यहां भी फेज एंगल निकालना है, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट tan of phi। क्विकली बताएं tan of phi क्या लिखूंगा मैं? EC minus EL by ER इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं आई की टर्मिनोलॉजी में, आई एक्सी आई एक्सएल आई आर, तो आई कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। इसी जगह पर अगर मैंने cos ऑफ पाई लिखा तो cos ऑफ पाई के लिए मैं क्या लिखूंगा? यही लिखूंगा ना, ई आर डिवाइडेड बाई ई। और अगर मैं इसे आई की टर्मिनोलॉजी में सॉल्व करता हूं तो इसे भी मैं क्या लिखूंगा? आर बाई जेड। क्लियरिटी आ रही है? आ रहा है समझ में? yes एक तीसरा केस ले लेते हैं, थर्ड केस, थर्ड कंडीशन। मान लेते हैं कि तुमने एक स्पेशली डिजाइन्ड सर्किट बनाया जिसमें तुम ईएल और ईसी को एग्जैक्टली इक्वल कर देते हो। ऐसा कब हो सकता है? तो फेज डिफरेंस नहीं रहा। जब एक्सएल और एक्सी को तुम एग्जैक्ट सेम करोगे। अब सोचो प्रैक्टिकली कि अगर ईएल और ईसी एग्जैक्टली इक्वल हो गए तो क्या ये पूरी तरीके से आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे? yes sir और अगर पूरी तरीके से आपस में कैंसल आउट हो गए तो तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। यू हैव आई हियर एंड यू हैव आर हियर। सर्किट पूरी तरीके से रेजिस्टिव बन जाएगा, मानो जैसे इस सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर है ही नहीं, होकर भी दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, सर्किट में खाली रेजिस्टेंस ही बचा। है ना कमाल की बात? यस। और अगर करंट को डिस्क्राइब किया जाए तो करंट लिखा जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ को डिस्क्राइब किया जाए तो वो भी लिखा जाएगा ई जीरो साइन ओमेगा टी। कोई फेज डिफरेंस क्रिएट होगा? नहीं। कोई लीडिंग करेगा? नहीं। कोई लैगिंग? नहीं। फेज वैल्यू जीरो, फेजर डायग्राम सिर्फ एक एरो, बस खत्म। गेटिंग इट राइट? है ना आसान? Yes, sir. स्टूडेंट्स इसमें बहुत परेशान होते रहते हैं, मतलब हमेशा मैंने देखा है अक्सर, सर समझ नहीं आ रहा, ये ऐसा कैसे हो रहा, वैसा कैसे हो रहा, दे आर जस्ट कंटिन्यूअसली आस्किंग थिंग्स। बट इफ यू सी इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। मैं समझता हूं कि अगर हम एक छोटी सी बात याद रख लेना कि हमको सारा काम वेक्टोरियली करना है, ये जो डायग्राम है अगर ये आपके दिमाग में बैठ गई कि आपको इसे ऐसे निपटाना है, ये सिचुएशन, ये डायग्राम की सिचुएशन अगर आपके दिमाग में बैठ गई, फिर बाद में वो जो कहना है कह ले, एक्सएल ज्यादा एक्सी ज्यादा, दोनों बराबर, दोनों की कंडीशन ऐसी वैसी, जो कहना है कह ले, ये लीड कर रहा है वो लीड कर रहा है, बस मैथमेटिकल इवैल्यूएशन रह जाता है और कुछ नहीं। और वेक्टोरियली दिमाग में बिठाए, ऐसा कभी डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, ऐसे वेक्टोरियली जाना पड़ेगा हमको, वेक्टर की कंडीशन फॉलो करते हुए एडिशन करना पड़ेगा। गेटिंग इट राइट?
यस यस और नो? Yes. अब मैंने इसमें एक और कंडीशन भी रखी है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है। अब यहां मैं आप ही से एक्सपेक्ट करूंगा चालाकी से काम करें। आर और एल सर्किट बना दिया, आर और एल मतलब हम यूज करेंगे एक रजिस्टर, इसके साथ लगा देंगे एक इंडक्टर, बस दैट्स इट। सी नहीं लगाया यहां पे, और ये हमारा एसी सोर्स। तो काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा, वैसे ही सोचना है, केयरफुली सोचना है हमें। ये ईएमएफ ई कितना सिंपल है बेटा, ध्यान से देखो। इसे मैं कहूंगा बेटा ये ई आर है, और इसी के साथ यहां पर कौन है, आई है। सही जा रहा है? यस। रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो क्या दोनों करंट और ईएमएफ साथ साथ चलेंगे, कोई फेज डिफरेंस नहीं, फेजर डायग्राम सीधी सीधी बनेगी, एक ही एरो। Yes. अब बताएं ईएल मैं किधर बताऊं? ऑफ कोर्स मैंने ये ईआर बता दिया आपको, और ये ईएल। अब ईएल कहां बताऊं मैं? ऊपर बताऊं या नीचे बताऊं, क्या इसी के साथ बता दूं? बोले ऊपर. ऊपर। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि इंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसके अंदर जो ईएमएफ आएगा वो तो बेटा लीड करेगा। अब फिर हम यहां फंस गए, तो नेट ईएमएफ किधर जाएगा? तो कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसे बोलें सर इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर लो आप, नेट ईएमएफ जिस किसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। क्विकली बताएं, एकदम फौरन मुझे बताएं कि मैं ई कैसे लिखूं, जल्दी से। AR square plus AL square. वेरी गुड। ये रहा फेज एंगल, कौन लीड कर रहा है? EMF. ईएमएफ लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है? Phi. पाई से, दैट्स ऑल। क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं? सोचें 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 आप। कैन आई मैनेज टू राइट इट लाइक दिस? आई आर, आई एक्सएल, आई कॉमन बाहर लिख सकता हूं? Yes, sir. ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या कहेंगे? Z. जेड नाम क्या है उसका? Impedance. यूनिट क्या है उसका? Ohm. ओम। ठीक है, तो जो सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल मजे से। सिंपली ऐसे देखा जाए तो वेक्टर इवैल्यूएशन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब आपसे आपसे किसी ने पूछा नहीं हमें ये tan फाई कितना है बताओ, बताइए भाई tan फाई कितना है? तो टेंशन क्या लेना, सीधे सीधे tan फाई बताओ। फेज एंगल निकालना है आपको, तो tan फाई अगर आप निकालना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे ना, EL डिवाइडेड बाई ER। तो इसी वे में आप कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ। EL की जगह क्या आ जाएगा? IXL, IR, आई मर गया, XL बाई XR बच गया। आपसे ये पूछा गया नहीं बताइए cos ऑफ फाई कितना है, तो cos ऑफ 5 के लिए आप लिखोगे ER डिवाइडेड बाई E। हल्का सा कैलकुलेशन यहाँ पे आप अगर पूरा कर देते हो तो आप क्लेम करोगे R बाई Z। सर नो? आई कट जाएगा यहां से। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. अब मेरे माइंड में एक और बात आती है। एक काम का सर्किट है यहाँ पे, ये वाला आरसी सर्किट बोलते हैं इसको। इसकी डिटेलिंग बाद में करने वाले हैं हम लोग। फिलहाल इस लेक्चर में तो हम लोग बिल्कुल अपना बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कवर कर रहे हैं। आरसी सर्किट, इसमें क्या क्या जोड़ना चाहिए मुझे बताओ जल्दी जल्दी। पहले क्या जोड़ना चाहिए? Resistance. रेजिस्टेंस। उसके साथ क्या जुड़ना चाहिए? Capacitor. कैपेसिटर। तो ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर जोड़ दिया हमने, ये एसी सोर्स अटैच हो गया। इधर ई, इसके अक्रॉस ER आ जाएगा, इसके अक्रॉस EC आ जाएगा। चूंकि दोनों सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा। ध्यान से देखा जाए तो इस तरफ मुझे लिखना चाहिए ER और इसके साथ ही साथ I। अब आप बोले कहां जाएगा भाई, EC कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइड में जाएगा, किधर जाएगा? नीचे. 90 डिग्री फेज लैग बताना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया EC। फिर हम मुश्किल में फंस गए, हमने सवाल किया भाई रिजल्टेंट किधर है, तो आप बोलेंगे सर इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सीधे सीधे वेक्टर एडिशन कर दो। वेक्टर एडिशन करने के बाद रिजल्टेंट जिस किसी डायरेक्शन में गया वही आपका ईएमएफ हो जाएगा। ये आ गया एंगल फेज फाई। अब बताइए ईएमएफ क्या कर रहा है, लीड कर रहा है क्या लैग कर रहा है?
लैग कर रहा है। ईएमएफ करंट के मुकाबले में नीचे आया, क्लॉकवाइज एंगल बना, क्लॉकवाइज बना तो लैग कर रहा है। कल बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि मैं ई कैसे लिखूं? जल्दी से बोलें। ER square plus EC square. वेरी गुड। इसी बात को अगर मैं और लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या कहते हो? यस, व्हाट दिस फैक्टर विल बी कॉल्ड एज? Z. Z, यानी कि इंपीडेंस हो गया। तो इसी चीज को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, आई Z। अब आपसे किसी ने पूछ लिया भाई बताओ बताओ tan phi कितना है, या आपसे किसी ने पूछ लिया बताओ cos phi कितना है, तो tan phi के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलेंगे EC डिवाइडेड बाय ER, which can now be written as tan of phi is equal to XC divided by R. Cos phi आप लिखोगे ER divided by E, which now can be written as cos of phi is equal to R divided by Z. तो फेज एंगल निकल गया आपका। Which factor is leading, current और EMF? Current. करंट। अब आप अगर नोट्स देखते हैं तो मैंने आपको इनकी सारी कंडीशंस दे दी हैं, सारी की सारी कंडीशंस, सारे डिस्क्रिप्शंस मैंने आपको बता दिए, एक टेबल बना दिया मैंने पूरा। ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाए टेबल पूरा तो बात खत्म। कहां कौन लीड करेगा, कहां कौन लैग करेगा, किसकी कितनी सिचुएशन हो सकती हैं, किसके लिए कैसे कैलकुलेशन बन सकता है, I've given you everything। बस दिमाग बिठाएं, काम खत्म। So this is what the complete chart is। और ज्यादा मैं इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकता, और ज्यादा बड़ा तो नहीं बना सकता मैं इसे, बस जस्ट देख लें इसे। थोड़ा साइड बाय साइड पुटअप कर देता हूं। ये जो नोट्स की कॉपी मैं आपको दूंगा तो उसमें मिल जाएगा सब कुछ, वैसे भी आपके पास नोट्स मौजूद हैं। कुछ भी पूछ ले, रेजिस्टेंस पूछ ले, कैपेसिटर पूछ ले, इंडक्टर पूछ ले, एलसीआर का सीरीज पूछ ले, एलआर का सीरीज पूछ ले, या सीआर का सीरीज पूछ ले, सारी डिस्क्रिप्शंस दे दी मैंने आपको यहाँ पे। इनफैक्ट जो कल और आज मैंने डिस्कस करवाया था वो सारी बातें हैं इसमें। पूरा वक्त दें आप इस पे और चीजों को अच्छे से याद करें, बात खत्म हो जाती है। यस यस सर। एक छोटे से क्वेश्चन से मैं अभी शुरू करता हूँ। ज्यादा क्वेश्चंस मैं आज नहीं लूंगा इस लेक्चर में, मैं बस बड़ा थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपकी प्रीवियस स्टडीज का बर्डन भी आपको है और नया एकदम से आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलनी चाहिए। हल्का हल्का एक 10 मिनट अगर आपने पढ़ाई की तो उसको आप याद भी कर लें, ठीक है, बर्डन नहीं आएगा और आपकी जो एक्चुअल प्लान्ड स्टडीज हैं, जिस तरीके से आपकी प्लानिंग चल रही होगी, उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगे और सिलेबस भी इत्मीनान से हो जाएगा। वी हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम, इंशाल्लाह विल मैनेज टू कवर इट। अब एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आइए। ये देखिए, एक सीरीज का सर्किट है जिसमें आर, एक्सएल और एक्सी सारी चीजें हैं। अब ये कह रहा है फेज डिफरेंस बताओ, तो देख के पता चलता है एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है। देखो एक्सएल का वैल्यू 300 है, एक्सी का वैल्यू 200 है। ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कौन लीड करेगा, ईएमएफ लीड करेगा, करंट लीड करेगा, या फेज डिफरेंस ही नहीं आएगा? क्या कहते हो? यस, एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन लीड करेगा? EMF. ईएमएफ लीड करेगा। इंडक्टर अगर बड़ी वैल्यूज के आते हैं तो ईएमएफ को फायदा, कैपेसिटर करंट को फायदा पहुंचाएगा। देखो याद रखने का एक आसान तरीका, कैपेसिटर में सी आता है ना, करंट, करंट को फायदा पहुंचाएगा, वो करंट को लीड करवाएगा। अब इसका उल्टा यहाँ एक्सेल में सर ई कहाँ है ऐसे मत पूछना मुझसे, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ लीड करेगा। अब मुझे किसी तरीके से फेज एंगल निकालना है, तो आई हैव मल्टीपल वेज आई कैन फाइंड इट आउट, अलग अलग तरीके से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। सबसे सिंपल तरीका है आप tan ऑफ फाई का वैल्यू इस्तेमाल करो। क्या करें? बोले एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर।
उल्टा करते हैं, XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R, यही तो आता है, और क्या होता है बेटा? गेटिंग इट राइट? 300 माइनस 200 अपॉन 100, tan of phi is equal to 1. ऑप्शन सी। क्लियर? आया कुछ समझ में? Yes, sir. यस सर। वेल इसके ऑप्शन भी थे नीचे, मैं देख नहीं पाया, ऑप्शन थे, मौजूद थे नीचे ऑप्शन। सो इस सिनेरियो में तो हम देखें तो एज पर ऑप्शन हमें सी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था, है ना? समझ रहे हो? Yes, sir. एक और छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, हल्का सा, ज्यादा आज मैं नहीं लूंगा कुछ बड़े क्वेश्चन, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। बस आज की रिक्वायरमेंट यही है कि आप ये छोटे से डेरिवेशन याद कर लें, काफी हो जाएगा। इसे देखते हैं। In a circuit, resistance R, capacitor L, and all these are just connected to series. RCL values 80, 10, 70 है, तो कितना वोल्टेज होगा? देखो, ER जो है ना, ये 80 है, EC 10 वोल्ट है, ठीक है, यूनिट वाइज, और EL जो है ये 70 वोल्ट है। अब हमें पता करना है कि टोटल EMF कितना। अब यहाँ बच्चा गलती करता है, ये वाली मिस्टेक हो सकती है तुमसे, ध्यान से देखो, ये वाली मिस्टेक हो जाएगी। तुम ऐसे सोचेंगे सीरीज में कनेक्टेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबने पढ़ाया था, अगर कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो EMF सीधे सीधे जोड़ते जाओ, तो EMF जोड़ो इनके, और अगर हमने इनकी EMF को जोड़ दिया तो यहाँ पे हम ऐसे जोड़ेंगे 80, 90, 160, 160, ऑप्शन दिख रहा है, टिक कर दिया, गलत हो गया आंसर। कैसे आएगा EMF? अंडर रूट ER स्क्वायर। EMF आएगा अंडर रूट में ER का स्क्वायर प्लस, सॉरी, EL बड़ा है, ठीक है, EL माइनस EC द होल स्क्वायर। तो we just have to go it like this, 80 का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC करूंगा ये, तो ये 60 का स्क्वायर हो गया, आंसर आएगा 100। 100 मैंने ऐसे सोचा ना भाई, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 64, 36, बाकी 0 कॉमन लेके बाहर ले लिया मैंने, 100 आ गया। क्लियर है? समझ रहे हैं? Yes, sir. आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी विद ऑप्शन चलना है हमें। क्वेश्चन 13 देखें, अपनी मॉड्यूल देख लो, आप नोट्स देख लो, उसके अंदर क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, थोड़ी सारे पढ़ लें। This is also to be given with options. In an AC circuit, resistance 40 है, इंडक्टेंस L है, तो R और L कनेक्टेड इन सीरीज है, फेज एंगल 45 डिग्री है, तो वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, ऐसे पूछा। काफी आसान है। तो बेसिकली देखा जाए ना तो ये RL सर्किट है, RL सर्किट। RL सर्किट में tan phi कैसे लिखा जा सकता है? जल्दी से एक डायग्राम बनाने का, फट से, अगर नहीं याद आ रहा है तो डायग्राम बनाने का। ER, EL, नेट गया इधर बीच में E, फेज एंगल phi। अब तुम ही बोलो tan phi कैसे लिखेंगे? सही है? अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, एक वेक्टर डायग्राम बना लेने का फट से। सही जा रहे हैं बच्चों? यस सर। हाँ, लेकिन बेसिक तो याद रहना चाहिए कि इंडक्टर में EMF लीड करता है, तो इंडक्टर वाला EMF ऊपर दिखाओ, रेजिस्टेंस वाला EMF हॉरिजॉन्टल दिखाओ, ये बेसिक तो याद होना चाहिए।
अब क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं? करेक्ट है। करंट सिचुएशन में फाई का वैल्यू तो 45 दे रखा है इसने, तो tan 45 इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। tan 45 1 होता है, एक्सएल बाई आर, तो पता चला एक्सएल इज इक्वल टू आर। अब आर का वैल्यू 40 है तो एक्सएल का वैल्यू भी 40 हो जाएगा। वही तो पूछा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। यस, आ गया समझ में? क्या कहते हो? Yes, sir. क्या? एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, बट आई विल जस्ट गिव यू द इंस्ट्रक्शंस टू डू द कैलकुलेशंस। बाकी कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे। हिंट मैं पूरे बता दूंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा मान लो। थियोरी पेपर के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉन्ग प्रॉब्लम्स आते हैं ना उसके लिए काफी अच्छा है। कैपेसिटर है C, ये रहा C, ये 0.1H मतलब ये हो गया L, ये रेजिस्टेंस मतलब ये हो गया R, सीरीज में कनेक्टेड है। E is equal to 310 sin 314 T वोल्ट। तो मुझे एक बेसिक बात बताओ, E0 कितना है? सोच समझ के बताना। 110. वेरी गुड, शाबाश। इक्वेशन कंपेयर करनी है और क्या? अरे बेटा इक्वेशन कंपेयर करनी है ना? सोच समझ के बताना। ओमेगा कितना है? 314. 314, दैट्स इट। अब ये पहले पूछ रहा है इंपीडेंस बताओ, रिएक्टेंस बताओ, आरएमएस वैल्यू बताओ, फेज एंगल बताओ, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट बताओ, एंड सो ओके। तो इंपीडेंस तो अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले दो कैलकुलेशन आप करेंगे इनिशियल स्टेज पे ना, आप दो पहले कैलकुलेशन करेंगे। आप निकालोगे बेटा एक्सएल बाय द फॉर्मूला एल ओमेगा। याद आ गया, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने। अब आपके पास एल का वैल्यू अवेलेबल है, ओमेगा का वैल्यू अवेलेबल है, पुटअप करो, एक्सएल का वैल्यू निकालो, डन। उसके बाद आप निकालोगे एक्स सी और इसका फॉर्मूला आप लगाओगे 1/c ओमेगा। ये भी याद आ गया, कल कैपेसिटर वाले केस में पढ़ा था हमने इसको। Yes, sir. तो आपके पास C का वैल्यू अवेलेबल है, ये वाला माइक्रो, लेकिन माइक्रो को कन्वर्जन कर देना 10⁻⁻⁶। ये माइक्रो का कन्वर्जन यहाँ नेसेसरी है, 10⁻⁻⁶। और ओमेगा जस्ट नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड, तो XC भी आपका निपट गया। तो ये दोनों रिएक्टेंस निकाल दिए। अब रिएक्टेंस निकलने के बाद फिर आप निकालोगे इंपीडेंस Z, वो भी ऐसे √में R² प्लस। अब आपको पता नहीं है XL माइनस XC में कौन बड़ा कौन छोटा, और इससे कोई खासा फर्क भी नहीं पड़ता है, किसी को भी बड़ा रहने दो किसी को भी छोटा रहने दो, निगेटिव तो आना नहीं है क्योंकि स्क्वायर करना है। तो XL XC की वैल्यू यहाँ पुटअप करो, ये R का वैल्यू आपको पता है, इसको पुटअप करो, सॉल्व कर लो, इंपीडेंस निकल गया। क्लियर है बच्चों? बोले जल्दी जल्दी, Yes, sir. आपको होमवर्क में करना है, 5-10 मिनट देने हैं इस पर। और आगे जाते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी निकालो बोल रहा है, ईएमएफ भी निकालो बोल रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे करंट निकालना चाहिए। तो मैं करंट कैसे निकालूंगा? मैं करंट लिखूंगा I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई Z। ध्यान से देख, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R है क्या Z है? सर्किट में LCR तीनों हैं, तो सर्किट का इफेक्टिव अपोजिशन करंट का टर्म R है क्या Z है? Z. Z है। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का काम, सर्किट में टोटल अपोजिशन का काम Z कर रहा है, इसलिए जहां कहीं टोटल सर्किट की बात होगी तो Z से डिवाइड करना। तो E0 तो तुमको पता है, Z का वैल्यू आ जाएगा, उसको इस्तेमाल करो, डिवाइड करो, I0 मिल जाएगा। अब बेटा तुम्हें चाहिए IRMS। जानते हो IRMS कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना। और तुम्हें चाहिए ERMS। बताओ ERMS कैसे आएगा, बोलो जल्दी से। E0 by √2. E0 by √2, काफी आसान है। तो ये मामला भी निपट गया। अब तुमको फेज एंगल निकालना है। अगर तुम्हें फेज एंगल निकालना है तो तुम अपनी tan वाली इक्वेशन लगा दो, tan of phi।
tan ऑफ फाई में आप क्या लिखोगे, आप यही लिखोगे ना, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। हाँ, अगर एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल कर देना, और अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी बड़ा कर देना। इसको नेगेटिव कभी मत लाना, यहाँ वैल्यू आने के बाद पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको कभी भी नेगेटिव मत लाना। आर की वैल्यू पुटअप कर लो, tan का पाई एंगल निकाल लो, कर पाओगे? Yes. यस और नो? लास्टली तुमको एक और चीज ये कह रहा है कि भाई करंट की इक्वेशन लिखो, तो करंट की इक्वेशन तुम ऐसे लिखोगे, I इज इक्वल टू I0 साइन, ध्यान से देखो 314t, क्योंकि ओमेगा 314 है। अब प्लस आएगा, प्लस कब आएगा? जब एक्सएल एक्सी में Phase difference. प्लस का मतलब करंट लीड करता है। करंट लीड कब करेगा? एक्सएल एक्सी में XC बड़ा. एक्सी बड़ा होगा। तो समझे ना बात को? अभी तो मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊंगा कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो तो तुम सॉल्व करोगे तो तुमको समझ आएगा। तो करंट की इक्वेशन लिखते वक्त देखना एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है। अगर एक्सएल बड़ा आ गया तो इधर क्या करूंगा मैं? प्लस की बजाय माइनस माइनस लगाऊंगा। तो फिलहाल मैं इस जगह पे प्लस माइनस दोनों लिख देता हूं, ये तुमको आगे कवर करना है, और फिर फेज एंगल जो हमने निकाला वो मेंशन कर देना। तो करंट की इक्वेशन भी आ गई। बट टेक केयर, सर ने प्लस माइनस लिखा तो अपन भी प्लस माइनस लिखते हैं, ऐसा भोलापन मत करना। चेक करना एक्सएल एक्सी कौन लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा हो तो प्लस लगा देना, करंट लैग कर रहा हो तो माइनस लगा देना। करंट उस वक्त लीड करेगा जब एक्सी ज्यादा होगा, और करंट उस वक्त लैग करेगा जब एक्सएल ज्यादा होगा। तो देखा जाए तो मैंने आज आपको जितना थ्योरी में पढ़ाया वो सारी बातें इस एक न्यूमेरिकल में आ रही हैं। कर लोगे इतना होमवर्क में? यस? Yes. चलिए फिर यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं।